फ्रेंड्स, जो इंडिया में जिम्स है उसकी एक ही प्रॉब्लम है, ओनली वन प्रॉब्लम है कि वो सप्लाई डिमांड से जूझ रही है। अब सप्लाई डिमांड हर इंडस्ट्री में काम करती है, उसी हिसाब से जिम की इंडस्ट्री में, फिटनेस इंडस्ट्री में काम करती है। क्योंकि मैं एक फुल टाइम एमबीए भी हूँ और एक फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, जिम ओनर भी हूँ, तो मैंने अपना एमबीए की जो नॉलेज है प्लस जिम का जो मेरा नॉलेज है फिटनेस का, वो मैंने कंबाइन करके एक मैंने सॉर्ट ऑफ प्रोफाइल बनाया है। तो मैं वही उसी जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है जिम में, और वो जिम की हर जिम की प्रॉब्लम है, इंडिया की कहिए या वर्ल्ड की सारी जिम्स में कहिए, लेकिन वो जिम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि सप्लाई और डिमांड के बीच में बहुत बड़ा डेफिसिट, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब फ्रेंड्स, सप्लाई क्या है जिम्स में कि इंडिया में बहुत सारे जिम्स हैं, स्मॉल जिम्स है जिनकी लागत अराउंड 5 लाख है, मीडियम जिम्स है जिनकी लागत अराउंड 15 से 25 लाख है, फिर बिग जिम्स आते हैं जिनकी लागत 1 से 2 करोड़ है, फिर आते हैं ह्यूज जिम्स, बहुत बड़े बड़े जिम्स जो कि स्टेडियम में चलते हैं, जिनका बहुत बड़ा एरिना होता है, वो अराउंड 5 करोड़ तक खर्चा करते हैं। अब फ्रेंड, उसके साथ साथ आता है कि बहुत सारे फिटनेस एकेडमी आ गए, जिम का बिजनेस बढ़ रहा है, फैक्ट्रीज जो खड़ी हो रही है, जिनकी मशीन सप्लाई हो रहे हैं, सप्लीमेंट्स वाले अपनी अपनी फैक्ट्री बना रहे हैं, सप्लीमेंट रिटेलर्स आ गए, तो साथ में फिटनेस एकेडमी भी स्टैब्लिश हो गए हैं। फिटनेस एकेडमी में गवर्नमेंट भी कोर्सेज हैं, प्राइवेट कोर्सेज भी हैं, प्राइवेट एकेडमीज भी है। गवर्नमेंट की जो एकेडमीज हैं वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में चलते हैं, प्राइवेट एकेडमीज अपनी एक अलग से ऑटोनॉमस एकेडमी होती है, उनमें फिटनेस कोर्सेज भी हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट के फिटनेस कोर्सेज भी हैं। गवर्नमेंट कोर्सेज होते हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जो डिग्रीज होते हैं, जो बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन होता है। प्राइवेट कोर्सेज में जो कि अलग अलग फिटनेस इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेशन के तौर पर देती है, जैसे एस होगा, ACSM हो गया, NCSF हो गया, और भी तरह के कोर्सेज हैं, इंडियंस के बहुत सारे लोकल कोर्सेज हैं। अब फ्रेंड्स, सप्लाई में तो इतनी सब चीजें फिटनेस इंडस्ट्री सप्लाई कर रही है, लेकिन क्या उसकी इतनी डिमांड हो रही है, यही जानना है, यही डेफिसिट फिटनेस इंडस्ट्री को भरना है, हमें सब मिलकर भरना है। अब फ्रेंड्स देखिए कि डिमांड कैसे नहीं पूरी हो पा रही है, क्यों इतना डिफरेंस है सप्लाई और डिमांड में। सबसे पहले, जिम में क्लाइंट बहुत कम आते हैं। इंडिया में जो क्लाइंट का टर्नअप रेशियो है जिम में, वो है बहुत खींच के 5%, वो भी 2019 का जो सेंसस था उसमें बताया गया कि सिर्फ 5% लोग पूरे इंडिया में जिम में जाते हैं, किसी जिम में, कमर्शियल जिम में जाके वर्कआउट करते हैं। क्यों वर्कआउट करते हैं? क्योंकि वो, उसके भी आगे पॉइंट्स हैं, क्लाइंट्स के गोल फुलफिल नहीं हो रहे जिम्स में। ये क्लाइंट्स का कंप्लेन है कि मेरा वेट लॉस का था, लेकिन वेट लॉस हुआ नहीं, मुझे मसल बिल्डिंग करना था, मसल बिल्डिंग हुआ नहीं, मैं बीमारी लेकर गया था, वो बीमारी मेरी बढ़ रही है। उसका भी आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। उस डिससेटिस्फैक्शन में क्लाइंट अल्टीमेटली जिम छोड़ देता है। क्लाइंट्स के टेम्पररी गोल होते हैं। टेम्पररी गोल का मतलब हुआ कि क्लाइंट्स ने कहा मेरी 3 महीने बाद मेरी शादी है, मुझे इतना वेट इतना कम करना है, 3 महीने बाद फिर मुझे आना नहीं है। मेरी 1 महीने बाद भाई की शादी है, मुझे कपड़े फिट आने चाहिए, उसके बाद 1 महीने बाद मुझे आना नहीं है। या टेम्पररी गोल्स में ये होता है कि मुझे 7 दिन में 5 किलो कम कर दो, और या डॉक्टर ने कहा है कि मुझे अब जिम जाना जरूरी है, तो डॉक्टर के कहने पर ही मैं आया हूँ। जिस दिन डॉक्टर मुझे मना कर देगा कि जिम मत जाओ, उस दिन से मैं जिम नहीं जाऊंगा। तो ये टेम्पररी गोल्स है। इसी तरह से मतलब लोग जिम से ज्यादा, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड की ज्यादा सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। फिर अनरियलिस्टिक गोल के साथ आते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं मुझे 10 दिन में 5 किलो कम करना है, या 1 महीने में 20 किलो कम करना है, क्योंकि मेरी 1 महीने बाद शादी है। तो 1 महीने में ना 20 किलो कम होता है, और वो इसी डिससेटिस्फैक्शन में रहता है कि मुझे जिम ही ज्वाइन नहीं करना, मुझे जिम करना ही नहीं है, 1 महीने बाद शादी है, जितना मैंने अभी तक किया है किया, ठीक है, मुझे कुछ काम नहीं करना। अब फ्रेंड, एक माइंडसेट है ह्यूमन का, कि इंसान मेहनत तो करना नहीं चाहता, कोई इंसान मेहनत करना नहीं चाहता, ये हमारे माइंड का एक माइंडसेट है। तो जिम में जो एक्सरसाइज की जाती है उसको एक्स्ट्रा वर्क, एक एक्स्ट्रा हार्डवर्क की तरह लिया जाता है कि ये एक्स्ट्रा है, ये ऑप्शनल है मेरी लाइफ में, ये ऑप्शनल है, इसको मैं चूज करूं चाहे ना चूज करूं, ये मेरा डिसीजन है। तो लोग अपने ऑफिस जाते हैं, अपने कहीं भी काम करते हैं, दिन भर काम करके जब घर में आते हैं
तो जब एक्सरसाइज करने की बात होती है तो वो सोचते हैं यार ये तो ऑप्शनल है, इसको मैं करूँ ना करूँ, मेरी सैलरी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी फैमिली में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे घर के बिल्स, मेरे घर के काम काज में फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हेल्थ में बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है, वो कुछ समझना चाहता नहीं। अब फ्रेंड्स, जब सप्लाई और डिमांड में डिफरेंस आता है तो एक डेप्थ तो आ ही जाता है। जब सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो अल्टीमेटली इंडस्ट्री फ्लरिशिंग होगी है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, बस इंडस्ट्री को भरना है वो डिमांड किसी तरह से। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो जैसे आपके पास डिमांड नहीं है, आप अपनी फैक्ट्री में माल बना रहे हैं तो आप माल उधार पे देते रहेंगे, डेट पे देते रहेंगे। कितना उधारी पे आपने माल दे दिया, फिर आप उधार लेते लेते समझ लिया आधी जिंदगी निकल गई। इसी तरह से यहाँ पर क्या डेट बनता है, यहाँ पर डेट बनता है साइकोलॉजिकल डेट बन जाता है। साइकोलॉजिकल, जिम में जो ट्रेनर जो जिम चला रहे हैं साथ में क्लाइंट्स, उनके दोनों के अंदर एक साइकोलॉजिकल डेट बन जाता है। अब साइकोलॉजिकल डेट कैसे बनता है, इन्हीं सब फैक्टर से जब क्लाइंट डिससेटिस्फाई हो जाता है तो क्लाइंट जिम छोड़ देता है, क्लाइंट्स लीव छोड़ देता है। या अगर वो छोड़ता नहीं है, वो सोचता है कि मुझे किसी तरह से बस जिम में रहना है, मुझे टाइम पास करना है, मुझे जिम में टाइम पास करना है, मुझे घर में 2 घंटा मैं रहना नहीं चाहता, बस जिम में टाइम पास करना है, तो मैं कुछ ना कुछ पैसे दूं, तो वो फीस के साथ बार्गेन करता है। किसने की साइकोलॉजिकल माइंड के साथ वो फीस के साथ बार्गेन करता है, चाहता है कि मेरे कंडीशंस पे मुझे एडमिशन लिया जाए, मैं इसी जिम में करूंगा। तो इस तरह से वो जिम के साथ बार्गेनिंग करता है। एक बहुत बड़ा माइंडसेट जो पूरे इंडिया में मैंने देखा है कि सर्वेज में, या मैंने खुद का एक्सपीरियंस है कि जिम को लोग, एक्सरसाइज को लोग फैशन के तौर पे लेते हैं, ग्लैमर के तौर पे लेते हैं, या फैंसी एक तौर पे लेते हैं, एक फैड के तौर पे लेते हैं कि तो यार फैशन है, ये अभी है, फिर कुछ टाइम बाद चला जाएगा। क्योंकि फैशन इंडस्ट्री या बॉलीवुड में वो मूवीज में देखते हैं कि एक्टर एक्ट्रेस के इतने अच्छे फिगर होते हैं, फिजिक होते हैं, तो उनको लगता है कि वो वहीं तक की रिलेटेड है। मैंने खुद अपने क्लाइंट से सुना है कि जिम करना अमीरों का शौक है, वो गरीबों से नहीं हो पाएगा, कम पैसे वालों के साथ नहीं होगा, क्योंकि वो जिम देखते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बहुत बड़े उनके फीस स्ट्रक्चर है, तो वो नहीं जाते, तो सोचते हैं कि जिम हमसे नहीं हो पाएगा। उनको नहीं पता कि छोटे जिम भी होते हैं जो कि कम चार्ज करते हैं, लेकिन उनका एक माइंडसेट बना हुआ है, वो माइंडसेट से बाहर नहीं आ सकते। अब तीसरा है, चौथा है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल जो कॉस्ट इतना होता है। जिम में मशीनें होती हैं, बड़े बड़े जिम के अगर हम बात करें, जो 5 करोड़ के ऊपर वाले जिम की अगर हम बात करें, तो इसमें इतनी मशीनें होती हैं, इतनी हाई फाई मशीन से होती हैं, इतनी महंगी मशीनें होती हैं, फिर एसी का खर्चा, फिर सब करते करते बिजली का खर्चा, ट्रेनर्स की जो सैलरी होती है, वो सब इतना कॉस्ट एक जिम में इनकर होता है। लेकिन वो क्लाइंट को इम्प्रेस करता है कि उस जो एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है उससे क्लाइंट इम्प्रेस हो। तो कई क्लाइंट होते हैं जो सिर्फ एटमॉस्फेयर से इम्प्रेस होते हैं, उनको वर्कआउट से मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं, वो बस जाते हैं कि बहुत अच्छी ट्रेडमिल होनी चाहिए, बहुत अच्छी मशीन होनी चाहिए, वो क्या वर्कआउट करे नहीं वर्कआउट करे उनको कुछ मतलब नहीं, सिर्फ टाइम पास करके अपने घर चले आए। कुछ महीने किया, कुछ दिन किया, फिर उन्होंने छोड़ दिया, तो उनको अपनी हेल्थ की परवाह नहीं, फिर जिम भी उनको कॉल बैक नहीं करता। तो ये सब चीज़ें एक तरह का माइंडसेट बना हुआ है जो कि मतलब कभी फुलफिल नहीं हो सकती। अब है कि जिम्स के जो कई जिम के ओनर्स होते हैं, मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद देखा ये कि कई जिम के ओनर्स होते हैं जो बड़े बड़े जिम खोल के बैठे हैं, लेकिन उनके जिम में ट्रेनर्स काम कर रहे हैं, वो ट्रेनर्स उनके फ्रंट लाइन स्टाफ कह लीजिए या ओनली स्टाफ कह लीजिए। एक ट्रेनर ही होता है जो कि चाहे जितना एजुकेटेड हो, ट्रेनर्स ही जिम को चलाते हैं। तो जो एक ट्रेनर और क्लाइंट का जो परसेप्शन है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि कई ट्रेनर होते हैं जो सर्टिफाइड नहीं होते या नॉलेज कम होता है, लेकिन बॉडी इतनी ज़्यादा होती है, कोई फिर ओनर उससे कहेगा कि आप इस क्लाइंट को डील करिए, उस क्लाइंट को बॉडी नहीं बनाना है, वो क्लाइंट थोड़ा सा इंटिमिडेट हो जाता है कि यार इतना तगड़ा इतना चौड़ा ट्रेनर है, मुझे इतनी बॉडी बनानी नहीं है, मेरे पास इतना पैसे भी नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे वो ट्रेनर उसको दूसरी एक्सरसाइज कराता है, करते 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 करते
अपने ही लाइन पर ले आता है, फिर उसको बॉडी बनाने लग जाता है, फिर उससे कहता है तुम ये खाओ वो खाओ, ये सप्लीमेंट्स ये सब चीज़ें और भी अलग तरह के जो एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं वो देना लग जाता है। अल्टीमेटली फिर क्लाइंट के पास पैसा नहीं होते, वो फिर एकदम तरह से एकदम खाली हो जाता है, फिर वो जिम छोड़ देता है। तो जो ट्रेनर्स और क्लाइंट का जो मतलब परसेप्शन का जो एक वो है, जो एक अलाइनमेंट होना चाहिए, दोनों का मैच करना चाहिए, वो मैचिंग का भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब फ्रेंड्स, कई जिम ओनर्स होते हैं जो अपने ट्रेनर्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करते भी हैं, नहीं भी करते। मैंने खुद देखा है कि ट्रेनर्स जो होते हैं वो जिम के ओनली रनर्स होते हैं, मतलब वो फिटनेस इंडस्ट्री को वही चलाते हैं। अब कई जिम में क्या होता है, कई जिम से मैंने कंप्लेन भी सुनी है ट्रेनर्स से कि ट्रेनर्स ये कहते हैं कि हमारी 8 घंटे की शिफ्ट है, उसमें कुछ 2-2 घंटे बाद 15-15 मिनट के ब्रेक मिलते हैं, लेकिन उस 2-2 घंटे में हमें खड़े रहना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे उन्होंने बताया कि जैसे वो कहीं के गार्ड हो या कहीं के सेल्समैन कुछ बेच लो कि उनको एकदम खड़े रहना पड़ रहा है, क्लाइंट्स एक्सरसाइज कर रहा है। ट्रेनर्स का काम है एजुकेट करना, ट्रेनर्स का काम है एजुकेट करना, चाहे वर्ड ऑफ माउथ से करे, चाहे डेमोन्स्ट्रेशन देके करे, उसका काम है वो एजुकेट करना, नॉलेज देना, उसको एक्सरसाइज सिखाना, चाहे वो खड़ा रहे चाहे बैठा रहे, क्लाइंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक समझिए सर्वे हुआ है, क्लाइंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ट्रेनर उनसे अच्छे से बिहेव करे, उनको एक्सरसाइज का उनको नॉलेज दे, बस एक क्लाइंट यही चाहता है। बाकी ट्रेनर बैठा है क्या करे उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रेनर एज ए ह्यूमन बीइंग पूरे 8 घंटे में से 7 घंटे खड़े 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 वो अपने आप को बहुत मतलब शेम फील करते हैं, और वो सोचते हैं शायद मैं ट्रेनर नहीं हूँ, मैं कुछ नॉलेज लेके आया हूँ, मैं सर्टिफाइड करके आया हूँ, लेकिन मुझे जिम वाले तवज्जो नहीं दे रहे, फिर वो कुछ टाइम बाद छोड़ देते हैं। और फ्रेंड्स, ये तो था पूरा डेफिसिट। अब इसका सोल्यूशन क्या है, मैंने थोड़ा सा सोल्यूशन में निकालने की कोशिश करी है। सोल्यूशन ये है कि ज्यादातर जिम, खासकर लॉकडाउन के बाद कैसे इस इंडस्ट्री को बढ़ानी है, कैसे इंडस्ट्री को चलानी है लॉकडाउन के बाद, ज्यादातर जिम जो अब तक पर्सनल ट्रेनिंग पे ध्यान दे रहे थे, ओनली पर्सनल ट्रेनिंग की पर्सनल ट्रेनिंग ज्यादा है, तो अब थोड़ा सा पर्सनल ट्रेनिंग को फॉरगेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा भूलना पड़ेगा। आपको अब चाहिए क्राउड, अब आपको क्राउड पे फोकस करना है, क्राउड पे ग्रुप पे फोकस करना है। आपको अगर आपसे पर्सनल ट्रेनिंग पे देंगे, पर्सनल ट्रेनिंग का पैकेज बहुत महंगा है। हमारा इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, बहुत ज्यादा क्वालिटी सेंसिटिव मार्केट नहीं है, तो आपको प्राइस पे ना जाकर आपको क्राउड इकट्ठा करना है कि लोग पहले आए। जो डेफिसिट 3-4-5 महीने से हो रहा है, अभी तक जिम नहीं खुले हैं, हो सकता है कितना टाइम और लग जाए, तो जितना भी एक टाइम का डेफिसिट है, टाइम और रेवेन्यू के बीच में मैनेज करना पड़ेगा जिम को। और ज्यादातर ट्रेनर जो इंडिया में हैं उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रहती। कई ट्रेनर्स होते हैं जो सिर्फ किसी जिम में एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी बना लेते हैं और दूसरे बड़े बड़े जिम उनको हायर कर लेते हैं लो कॉस्ट में। तो ये कहते हैं कि तुम सर्टिफाइड नहीं हो, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, तुम आ जाओ, तो वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो कहीं मुझे जॉब मिल गई। अब ट्रेनर्स को उतना नॉलेज नहीं होता। मैंने खुद किसी एक बड़े से जिम में मैंने एक ट्रेनर से पूछा कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होती है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। जो भी एक्सरसाइज करता है, जो भी एक ट्रेनर होगा, अगर सुन रहा होगा, अगर सर्टिफाइड हो, जानता होगा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होती है। लेकिन वो ट्रेनर जो 5 साल से जिम में काम कर रहा था, उसने अपना ही प्रोग्रेस अच्छा किया है, मसल मास उसने बढ़ाया, लेकिन उसको पता नहीं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होती क्या है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिलहाल स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वो होती है, हमारे बॉडी में जो मसल्स के अंदर मसल फाइबर होते हैं, उसके अंदर जो सबसे लास्ट मसल फाइबर होता है एक्टिन मायोसिन, जब वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके मूव करता है, उसे कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब क्या है कि जितना भी क्लाइंट्स का जो नेगेटिव परसेप्शन जो अभी तक बना हुआ है फ्रेंड्स, उसको पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है। आपको अगर पॉजिटिव कब आएगा, जब क्लाइंट बोलेगा कि हम जितनी फीस दे रहे हैं, भले ही पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, जितनी भी फीस दे रहे हैं, जनरल फीस दे रहे हैं, मुझे वो पूरा वसूला जा रहा है। तो अब क्लाइंट्स को एक्सरसाइज प्रॉपर करा के उनको नॉलेज देना, उनके साथ लग के खड़े होना है। अब पर्सनल ट्रेनिंग का कुछ टाइम के लिए भूल जाना है कि अगर क्लाइंट आए और हम उनको पर्सनल ट्रेनिंग के लिए कन्विंस कर रहे हैं, वो करना समझ लीजिए क्लाइंट को खो देना है, अगर हम सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग के लिए क्लाइंट को कन्विंस कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, ट्रेनर्स शुड बी वैल्यूड। जैसे मैंने कहा कि ट्रेनर से मुझे शिकायत सुनने को मिली है
कि हम दिन भर खड़े रहते हैं और ज़रा सा बैठ गए तो हमारे जो जिम के ओनर्स हैं या जो बड़े ट्रेनर होते हैं उनके ऊपर जो सुपरवाइजर होते हैं वो शिकायत करते हैं कि उनके अल्टीमेटली उनके जॉब पे मतलब तलवार लटकती रहती है। तो ट्रेनर्स का खड़ा होना फ्रेंड्स मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही नहीं है। क्लाइंट के पर्सपेक्टिव क्लाइंट एक यही चाहता है कि ट्रेनर हमको नॉलेज दे, अच्छी से अच्छी नॉलेज दे, चाहे वो वर्बली बोले या डेमोन्स्ट्रेशन करके बोले, उनको बस इसी से मतलब है और उनको मतलब नहीं है ट्रेनर बैठा है कि खड़ा है। तो ट्रेनर अगर बैठा रहेगा तो वो थोड़ा सा कम थका रहेगा तो पूरी एनर्जी के साथ काम करेगा। और कई जिम्स होते हैं जो ट्रेनर्स की सैलरी टाइम पर नहीं दे रहे हैं, 2-2 महीने बाद सैलरी दे रहे हैं या पिछले महीने की सैलरी रोकी तो वो अगले महीने दे रहे हैं। इस तरह से फ्रेंड्स यही एक चीज़ है, अगर ट्रेनर्स को मॉनेटरी टर्म्स पे या और फिजिकली टर्म्स पे जैसे उनको ज़्यादा देर तक खड़ा ना रहना पड़े और सैलरी प्रॉपर है तो इंसान मोटिवेटेड रहता है। अभी लॉकडाउन है, अगर जिम के पास भी अर्निंग नहीं है तो ट्रेनर्स को नहीं मिल रहा है, ये जायज़ सी बात है। लेकिन जब तक ट्रेनर्स काम कर रहे हैं उनको इस तरह से ट्रीट करना चाहिए। अब फ्रेंड्स क्या है कि अब जो जिम का सिनारियो है 5% से 5% लोग जिम जाते हैं इंडिया में। अब टारगेट है जब लॉकडाउन के बाद खुले सब प्रॉपर चले तो इसको आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर 20% तक लाना है। 20% तक लाने के लिए ट्रेनर्स को नॉलेजेबल होना बहुत जरूरी है, तभी ये नॉलेज 5 से 20% तक ले जाएगा। हर ट्रेनर्स को सर्टिफिकेशन की जरूरत है, हर ट्रेनर्स को सीखने की जरूरत है। जितना आप सीख सकते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में, जितना आप एक्सरसाइज के बारे में सीख सकते हैं सीखिए। क्लाइंट्स पे नए नए ट्राई करिएगा। जब तक आप पूरी तरह से नॉलेज नहीं लेंगे आप मोर मनी नहीं कमा सकते, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही उभरती हुई इंडस्ट्री है। सिर्फ 5% कस्टमर्स हमारे पास, सिर्फ 5% क्लाइंट्स है। बहुत अच्छा एक एडवांटेज है, इस एडवांटेज को हम लोग रीप कर सकते हैं, बेनिफिट को रीप कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इसका मार्केट बढ़ा सकते हैं, मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं इंडिया में फिटनेस इंडस्ट्री का। बस नॉलेज होना जरूरी है और जिम ओनर्स को अपने ट्रेनर्स के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करना है कि दोनों को मिल के चले। और एक चीज और है कि जो ट्रेनर्स हैं उनको एक तरह का सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक स्टाफ समझ लिया जाता है। अगर स्टाफ की वजह मेरा रिकमेंडेशन है कि जिम ओनर्स उनको एक तरह का पार्टनर बना लें, मतलब पर क्लाइंट्स अगर कोई भी वो लाते हैं पर क्लाइंट से उनको कुछ शेयर दे दें, 5% 10% का दे दें तो उनको अपने सैलरी से थोड़ा बढ़ के मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर ट्रीट करें, इस तरह से अगर चलता रहे तो जिम का इंडस्ट्री बहुत फ्लरिशिंग है, क्योंकि सिर्फ 5% का क्लाइंट बेस है। 20% अगर हर साल 1% बढ़ रहा है तो 15-20 सालों में ये 20% बढ़ जाएगा। 20% बढ़ना मतलब 4 गुना बढ़ गया। जो अभी जो कमाई हो रही है 220 करोड़ की इंडस्ट्री है और ये अगर 4 गुना बढ़ गया तो ये अराउंड 1000 करोड़ तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स होप आपको समझ में आया होगा कि प्रॉब्लम क्या है और क्या सोल्यूशन